नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण, जिसके अंतर्गत भी हम लोग सामाजिक न्याय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक न्याय का अर्थ और सामाजिक न्याय की प्रकृति के बारे में जाना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित समान अवसर उपलब्ध करवाना ही सामाजिक न्याय है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि सामाजिक न्याय के कौन कौन से प्रावधान हैं जिनका भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। यानी हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के बारे में। देखो बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माण के अंतर्गत लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यानी 1946 से लेकर 1949 तक भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इसी दौरान भारत ने आज़ादी प्राप्त की और इसी दौरान भारत ने विभाजन का भी सामना किया, और ये विभाजन था धार्मिक आधार पर, यानी भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया था। इस विभाजन ने भारतीय संविधान निर्माताओं को यह बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे कौन कौन से प्रावधान अपनाए जाएं, वे कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाई जाए कि इस विविधता भरे भारत को एकाकार रूप में बांधे रखा जा सके। इसी के लिए उन्होंने प्रावधान अपनाए कि प्रत्येक नागरिक के लिए प्रजातांत्रिक अधिकारों के साथ स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे जो तत्व हैं वे मूल रूप में होने चाहिए, और ये भी विविध रूपों के अंतर्गत होने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति समानता व स्वतंत्रता के साथ इन अधिकारों का उपभोग कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और हमारा राष्ट्र भी मजबूत बना रह सके। इसी के लिए जो न्याय की अवधारणा है उसे अलग अलग प्रावधानों के अंतर्गत उल्लेखित किया है, और यह प्रयास किया है कि समाज में प्रत्येक रूप में न्याय की स्थापना हो सके। बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली सामाजिक न्याय की अवधारणा की। तो जैसा हम लोगों ने पूर्व की वीडियो के अंतर्गत भी डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में, महत्वपूर्ण ध्येय और उद्देश्य के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमारी संसद, हमारी सरकार और हमारा राष्ट्र प्रयास करता रहेगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की प्राप्ति हो। इसी के लिए संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत और संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत न्याय से संबंधित विविध प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो आइए हम लोग डिस्कस प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में सामाजिक न्याय के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संविधान निर्माताओं के सम्मुख महत्वपूर्ण चुनौती थी कि संविधान का किस प्रकार से निर्माण किया जाए कि देश की एकता और देश की अखंडता बनी रहे। इसके लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, ये किस रूप में हो, इसलिए संविधान के अंतर्गत अनेक प्रावधान जोड़े गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्मात्री सभा की महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, दोनों ने ही यह निश्चित किया कि जो भारत की शासन व्यवस्था होनी चाहिए वह लोक कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो सके और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों की प्राप्ति हो सके। और इसकी स्थापना के लिए और इसे निश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण जो साधन था वह था सामाजिक न्याय का तत्व, जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के रूप में लक्ष्य प्राप्ति के रूप में उल्लेखित किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है, उल्लेखित किया गया है। अब जो भारतीय संविधान का जो संरचना की गई, गठन किया गया, वह केवल उदारवादी स्वरूप का ही नहीं है, अपितु यह सामाजिक न्याय को स्पष्ट करने वाला, सामाजिक न्याय की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सामाजिक न्याय से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं।
हम लोगों ने जब मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप इसे सामाजिक न्याय के संदर्भ में मेरे साथ समझते हुए लिखिए। मौलिक अधिकारों संबंधी जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। जिससे संबंधित अनुच्छेद हैं वे 12 से 30 और 32 से 35 तक है। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार था, 7वां अधिकार था, उसे निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो, जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18, वह प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति की समाज में समान महत्व और समान अवसरों की बात करता है, क्योंकि वह संबंधित है समानता के अधिकार से। तो समानता का अधिकार है वह तो कंप्लीट सामाजिक न्याय के बेस के अंतर्गत आधार के रूप में आएगा ही। इसी के साथ ही अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 और 24 जो कि बलात् श्रम और बाल श्रम के निषेध की बात करते हैं, और अनुच्छेद 21 है वह शिक्षा के अधिकार की बात करता है। क्योंकि व्यक्ति को जब न्याय प्रदान करने की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं व्यक्ति की बेसिक जो नीड्स हैं वह कंप्लीट हों, यानी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। और मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 आवश्यकताएं तो आज तक गिनी ही जाती थी। उसके साथ साथ अब जोड़ा जाने लगा है शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके, वही अवस्था तो सामाजिक न्याय है। तो हम उन सभी प्रावधानों की इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं। देखो, बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 14 की, जो कहता है विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह उच्च पदाधिकारी हो और चाहे वह निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। किसके द्वारा? विधि के द्वारा। कानून सभी के लिए समान है, कानून सभी के लिए बराबर है। यदि अपराधी है तो उसे दंडित किया जाएगा समान रूप से, और यदि निरपराधी है, निर्दोष है, तो उसे कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। तो विधि के समक्ष सभी समान है और राज्य द्वारा जो विधि बनाई गई है वह सभी पर समान रूप से आरोपित होती है। यह कहता है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 जो सामाजिक समानता की बात करता है। वह कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, जेंडर और जन्म स्थान के आधार पर 5 तत्वों की बात करता है। धर्म, मूल वंश यानी नस्ल, जाति, जेंडर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना सामाजिक समानता है। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 15। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 जो कहता है अवसर की समानता, यानी राज्य अधीन जो सरकारी नौकरियां दी जाती हैं राज्य के अधीन, उन सभी में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। उन उपलब्ध अवसरों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो निर्धारित योग्यताएं हैं, जैसे आयु सीमा की है भाई, इस भर्ती के लिए 18 वर्ष या 21 वर्ष या 25 वर्ष यहाँ तक की आयु चाहिए, या 40 वर्ष या 45 वर्ष तक के ही इसमें अभ्यर्थी चाहिए, तो वह एक सीमा है। या कोई योग्यता की भाई ये डिग्री या डिप्लोमा चाहिए तो उसके लिए डिसाइड कर दिया, वह सब तो होना ही चाहिए। बाकी किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होना चाहिए, यानी सभी को अवसर समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। इसी प्रकार से आर्टिकल जो 17 है, अनुच्छेद 17 है, वह कहता है अस्पृश्यता का अंत। जातिवाद के कारण, जाति व्यवस्था के कारण हमारे समाज में जो अस्पृश्यता का जो कलंक है वह हमारे समाज को कमजोर कर रहा है। तो इसको समाप्त करने की बात की गई है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, यानी किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से या उसकी जाति के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का यदि भेदभाव किया जाता है तो वह दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसके संदर्भ में अनेक प्रकार के कानूनी प्रावधान भी बने हुए हैं। इसी प्रकार से इसी से संबंधित है अनुच्छेद जो 18, वह भी सामाजिक न्याय की बात करता है और वह बात करता है उपाधियों का निषेध, यानी राज्य द्वारा केवल सेना और शिक्षा
इन 2 प्रकार की उपाधियों के अलावा किसी प्रकार की और उपाधि का वितरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो उपाधियां हैं वे भी विशिष्ट और जो निम्न इन 2 तबकों में व्यक्तियों को बांट देती है। इसके कारण केवल 2 प्रकार की उपाधियां ही व्यक्तियों को प्रदान की जाए, उपाधियों का निषेध हो। न ही व्यक्ति किसी बाहरी देश से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है बिना हमारे राज्य की आज्ञा के। तो इस प्रकार से प्रावधान किया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कि सामाजिक न्याय की स्थिति बनी रहे और किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का विभेद नहीं हो। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत कै जोड़ा गया, कै प्रावधान जोड़ा गया और वह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। देखो, जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, लेकिन इसे प्रभावी किया गया यानी लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, जिसे RTE राइट टू एजुकेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। यह प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार होगा। देखो, शिक्षा के अधिकार को या शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है उन्हें 3 जगह जोड़ा गया। एक तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, जहां पर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 21 कै में जोड़ा गया और यह प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है कि राज्य ऐसी व्यवस्था प्रदान करे 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इसी प्रकार से इसे जोड़ा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, यानी राज्य के जो निर्देशक तत्व हैं उनके अंतर्गत जोड़ा गया। उसे जोड़ा गया 45 के अंतर्गत। वहाँ प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष तक के जो बालक हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था और उनके पोषण की देखभाल राज्य व्यवस्था के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार से इसे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों के अंतर्गत 51 कै में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक अभिभावक का, प्रत्येक संरक्षक का, प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश करवाए, यानी उन्हें शिक्षण कार्य से जोड़े। तो इसे मूल अधिकारों के रूप में व्यक्तियों के लिए, बालकों के लिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में राज्य के निर्देश के रूप में राज्य को निर्देशित किया है। और इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत या मूल कर्तव्य के अंतर्गत अभिभावक के कर्तव्य के साथ इसे जोड़ा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी अलग से कई बार प्रश्न बन जाता है। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 को हुआ, लेकिन इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2002 को, यानी शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि शिक्षा भी व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है, प्राथमिक साधन होता है। बिना शिक्षा के न तो कुछ जान सकते हैं, न समझ सकते हैं, न किसी प्रकार के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो शिक्षा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय के तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, जिसमें बलात्श्रम और बेगार पर रोक की बात की गई है। 23 एक क्या कहता है? बेगार पर रोक होना चाहिए। बेगार क्या होता है? बिना पारिश्रमिक के किसी से श्रम करवाना, यानी बिना वेतन के कार्य किसी से जब लिया जाता है तो वह कहलाता है बेगार। और यह प्राचीन समय में बहुत अधिक होती थी। अनेक प्रकार के प्रावधानों और अधिनियमों के पश्चात इसका जो स्वरूप है वह काफ़ी परिवर्तित हो गया है और बहुत कम भी हो गया है। तो इस पर रोक की बात भी भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है, ताकि व्यक्तियों का शोषण नहीं हो। और जो लास्ट बात कही गई है वह है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, वह है बाल श्रम निषेध, बालकों की श्रम के निषेध। जो 14 वर्ष तक के बालक हैं उनसे किसी प्रकार का कोई शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाए। इसी की पूर्ति के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश करवाया जाए ताकि वे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से बाल श्रम निषेध की बात भी इसलिए की गई है कि बालकों का शोषण नहीं हो, उनके व्यक्तित्व के विकास की अवस्था के अंतर्गत वे किसी कार्य में संलग्न नहीं हो और अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके। तो ये जो सारे प्रावधान हैं वे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को स्पष्ट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं राज्य के जो निर्देशक तत्व हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं।
जो सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक हैं, जिसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लें, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 है वह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य को लोक कल्याणकारी उन्नति के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को वह इस रूप में अनुप्राणित करे ताकि वे भरसक कार्य साधक के रूप में न्याय की स्थापना कर सके, उसका संरक्षण कर सके और लोक कल्याण की उन्नति के लिए प्रयास कर सके। ये अनुच्छेद 38 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 38 राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति के निर्देशक तत्व हैं, उनके अंतर्गत अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है कि राज्य इस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन करेगा जिसके कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में वृद्धि हो और राष्ट्रीय संस्थाओं को इस प्रकार से अनुप्राणित करेगा ताकि वे अपने सभी प्रयासों से, अपने सभी माध्यमों से लोक कल्याण की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसी प्रकार से जो अन्य अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी या शारीरिक अक्षमता की स्थिति के अंतर्गत शिक्षा और अर्थ पाने के अंतर्गत व्यक्तियों की सहायता करेंगे। जो बूढ़े हैं, कमजोर हैं, बेरोजगार हैं और शारीरिक रूप से असशक्त हैं, उन्हें राज्य के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो 42 है वह कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करेगा जिससे काम की न्याय संगत अवस्थाएं या मानवोचित, मानवों के लिए उचित, जिसमें मानव अधिकारों का कहीं हनन नहीं हो, मानवों के लिए न्याय संगत अवस्थाएं हो। कहाँ पर? उनकी कार्यस्थली के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि श्रमिक हम लोगों ने बुला लिया और जो चाहें, जिस तरह से चाहें उसे परेशान करें और उसे काम में लेके तेरे को मजदूरी दे रहे हैं तो ये कार्य करे, नहीं। उसके साथ में कैसी स्थितियां होनी चाहिए? मानवोचित स्थितियां होनी चाहिए। उन उचित स्थितियों को सुनिश्चित करेगा कौन? राज्य। और इसी के अंतर्गत ही आता है प्रसूति सहायता, जैसे कि महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं उनके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं से लाभ पहुंचाना, अवकाश की व्यवस्था करना, ये सारा अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह मजदूरी। प्रत्येक व्यक्ति को इतनी मजदूरी तो प्राप्त हो, इतना वेतन तो प्राप्त हो कि वह उसके अंतर्गत अपना जीवन का निर्वहन कर सके, शिष्ट जीवन स्तर हो, उसके जीवन की गरिमा का संरक्षण हो, वह इस प्रकार से मजबूर नहीं हो जाए कि वह इस प्रकार से लाचार नहीं हो जाए कि काम करके भी उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य में संलग्न हो जाए। तो ऐसा सब राज्य को व्यवस्थाएं देखनी चाहिए और सामाजिक, सांस्कृतिक अवसर सभी व्यक्तियों को समानता के साथ उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 जो बात करता है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और अनेक बार इस पे प्रश्न बनता है कि समान आचार संहिता या सिविल कोड की बात किस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई है, तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समानता की बात, समान आचार संहिता की बात कही गई है। अब इसके द्वारा जो समाज में जाति, धर्म या अन्य जो ऐसे आडंबर हैं या ऐसे ढोंग हैं जो किसी संप्रदाय या किसी जाति विशेष के कारण है, उन सब की समाप्ति की बात करता है और सभी नागरिकों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता की यह बात करता है। ऐसा प्रावधान राज्य को करना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं राज्य को करनी चाहिए। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो 45 है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसके अंतर्गत यह प्रावधान जोड़ा गया कि बालक की प्रारंभिक अवस्था यानी 6 वर्ष तक बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा और उन्नत या अच्छा पोषाहार की व्यवस्था करे, उसकी देखभाल की व्यवस्था करे। विभिन्न प्रकार के आंगनबाड़ी वगैरह कार्यक्रम जो संचालित है वह इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संचालित है। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो 46 है वह कहता है अनुसूचित जाति और जनजाति व कमजोर वर्गों के लिए अर्थ व शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यानी उनके लिए आर्थिक
उपार्जन या रोजगार की व्यवस्था करेगा और उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के अंतर्गत अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से आर्टिकल जो 47 है वह कहता है कि स्वास्थ्य व पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा की जाएगी। तो जो पोषण की व्यवस्थाएं हैं वह इसी अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत उनका उल्लेख किया गया है। इन सभी व्यवस्थाओं को इस अनुच्छेद के संदर्भ में ही अपनाया गया है। इस प्रकार से ये सारे जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 38 के साथ साथ यानी अनुच्छेद 38 और 41 से लेकर 47 ये सारे अनुच्छेद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना करने की बात करते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है वह व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है और यह इस बात की पैरोकार भी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की असमानता नहीं हो और उनको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर उपलब्ध हो। तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास हुआ है वह यदि ऐतिहासिक रूप से देखें तो विभिन्न परंपराओं या विभिन्न राज्याज्ञाओं यानी राज्यों के आदेशों का अनुपालन करने में, नैतिक नियमों का अनुपालन करने में, या जो परंपरागत ढांचा तैयार किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपना समुचित कार्य करना चाहिए और उसे व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए, ऐसे सामाजिक जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उन्हीं के कारण सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास हुआ है, जिसे वर्तमान समय में हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वह समानता व स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रयोग की अवधारणा है, जिसका विकास सामाजिक मानदंडों, आदेशों, कानूनों व नैतिकता के विकास के कारण हुआ है और जो वंचित वर्गों व पिछड़े वर्गों के विकास की पैरवी करती है। यानी यह अवधारणा केवल इस बात में ही नहीं कि सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाए दिए जाएं, यह अवधारणा यह भी कहते हैं कि जो वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनका उत्थान होना चाहिए, उनका आर्थिक, शैक्षिक, मानसिक उत्थान होना चाहिए ताकि वे सक्षम हो सके, सजग हो सके, जागरूक हो सके और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। तो कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय केवल सामाजिक ध्रुवीकरण यानी समाज को विभाजित करने, समाज को बांटने ऐसे संबंधित अवधारणा नहीं है, या वोट बैंक से संबंधित अवधारणा नहीं है, या जातिवाद को पुष्टित करने वाली या पोषित करने वाली अवधारणा नहीं है, अपितु यह सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास से संबंधित अवधारणा है, जिसके अंतर्गत आरक्षण जैसे प्रावधान इसलिए अपनाए गए हैं ताकि सभी व्यक्तियों का समुचित विकास हो सके। जो पिछड़े हुए हैं वे भी आगे आकर, मुख्य धारा में आकर समाज के विकास के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इस तरह से बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक न्याय की अवधारणा की। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।